हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपको पता है आज हमारे पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी की वजह से पूरा देश बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लेकिन आप अपने घर में बैठ करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और हमारी शिक्षा किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। हम इसी तरह से ऑनलाइन टीचिंग करते रहेंगे, आपको ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे, आपकी शिक्षा को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने देंगे। आप भी अपनी कॉपी पेन लेकर के आराम से बैठ करके और अपने नोट्स साथ साथ बनाएंगे और इसको लर्न भी करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम जो चैप्टर 10वीं में विज्ञान का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है अम्ल, अपक्षारक एवं लवण। प्यारे बच्चों, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो तीन ही प्रकृति वाले हैं। या तो उनमें से कुछ पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होंगे, या कुछ पदार्थ अपक्षारीय प्रकृति के होंगे, या कुछ पदार्थ जो है उसमें से उदासीन होंगे। इन्हीं के बारे में हमने आपको बताया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फिर अम्ल की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अम्ल वे खाद्य पदार्थ भी कह सकते हैं। आप कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं तो खाने के बाद आपको उनका जो स्वाद लगता है वो खट्टा लगता है। ऐसे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जिनको खा करके आपको उनका स्वाद खट्टा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि उन खाद्य पदार्थों के अंदर उनकी प्रकृति कैसी है, उन खाद्य पदार्थों में अम्ल की उपस्थिति है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, अगर हम उनको टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के बाद उनका टेस्ट कड़वा लगता है। ऐसे खाद्य पदार्थों में किसकी उपस्थिति होती है? अक्षार की उपस्थिति होती है। प्यारे बच्चों, बातें बहुत हैं। हम जब किसी रसायन विज्ञान की लैब के अंदर घुसते हैं तो टीचर आपको यही बोलता है कि आपने किसी भी रासायनिक पदार्थ को ना तो टेस्ट करना है और ना ही अपने हाथों से टच करना है। ग्लव्स पहन करके आपने सारे केमिकल सब्सटेंसों को, रासायनिक पदार्थों का आपने यूज करना होता है, ठीक है ना। तो कोई भी रासायनिक पदार्थ लैब के अंदर हम टेस्ट नहीं करते। हमारे पास काफी सारे उपाय हैं उस पदार्थ की प्रकृति बताने के लिए कि ये पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है या उदासीन प्रकृति का है। वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल। ये वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। ये वही पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आपने 6ठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में सिर्फ इतनी ही बात पढ़ी है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं, उनके अंदर अम्ल की उपस्थिति होती है। लेकिन 10वीं कक्षा के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि हम उस पदार्थ को जरूरी नहीं है कि स्वाद से ही चख के बताएं। हमने उसको स्वाद से चख के नहीं बताना, हमारे पास अब और भी उपाय है। कौन सा उपाय है? हम लिटमस पत्र की सहायता से उसकी प्रकृति बता सकते हैं। लिटमस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। हमने जरूरी नहीं है कि उसको चख के ही बताएं, ठीक है। तो पहले स्वाद के आधार पे आपको सिर्फ बताया था, अब हम आपको बताएंगे कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल दें, उसको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। पहले स्वाद से बता रहे थे, फिर लिटमस पत्र की सहायता से बताया कि नीला लिटमस अगर हुआ तो वह लाल में बदल जाएगा। किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति। लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ा, हम 9th से 10th क्लास में आए, 10th से 11th में भी जाएंगे, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि अगर अम्ल को जल में हम घोलते हैं, अम्ल के जलीय विलयन में
यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अम्ल का अगर आप जलीय विलीन बनाएं, यानी अम्ल को अगर आप जल में घोल दें तो वह क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन सब में अम्ल की उपस्थिति होती है। ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं उनमें भी जो है अम्ल की उपस्थिति होती है। ऐसे पदार्थ अगर हम उनको जल में डाल रहे हैं और वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे तो उन पदार्थों में भी जो है अम्ल की उपस्थिति होती है। प्यारे बच्चों, आप अब उदाहरण देखिए, हमारे पास जो है कौन कौन से अम्ल हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल सुना होगा आपने, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या सूत्र होता है इसका? H2SO4। ये वो अम्ल है, इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं इसको। सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र है HNO3। आगे हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या सूत्र होता है इसका? HCl। आगे हमारे पास एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। कार्बोनिक अम्ल। क्या सूत्र होता है इसका? H2CO3। यानी अगर आपसे कोई ये पूछे कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, उसकी उदाहरण लिखिए, तो आप कह सकते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं और जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे पास देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। बहुत सारे अम्ल जो है हमारे पास हैं, आप इनको देखिए। एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे हमने यहाँ स्वाद के बारे में बात की, आप नींबू को टेस्ट करते हैं, कैसा लगता है? खट्टा लगता है। आप संतरे को खाते हैं, कैसा टेस्ट लगता है? खट्टा लगता है। मौसमी को खाते हैं, कैसा टेस्ट लगता है? खट्टा लगता है। इमली को खाते हैं, कैसा टेस्ट लगता है? खट्टा लगता है। तो ये प्यारे बच्चे ऐसे एक खाद्य पदार्थ हैं, अगर उनका हम स्वाद की बात करें, उनका स्वाद खट्टा होने की वजह से हम बता सकते हैं कि उनमें किसकी उपस्थिति है? अम्ल की उपस्थिति है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? देखिए, किसको कहते हैं प्रबल अम्ल? ये वे अम्ल हैं जिनको अगर हम पानी में घोल दें, पानी में डाल दें, तो ये पूरी तरह से अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करते हैं। यानी इनके जलीय विलीन में हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा है बहुत अधिक होती है। पूरा का पूरा अम्ल जल में डलने के बाद पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है, उसका आयनीकरण हो जाता है और वो क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी वे
विघटित होकर अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करें। ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हमारे पास ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। अगर हम इसको जल में डालते हैं, घोलते हैं, तो ये जल में डालने के बाद क्या उत्पन्न करेगा? H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्या उत्पन्न करेगा? H पॉजिटिव आयन। और क्या उत्पन्न करेगा? Cl नेगेटिव आयन उत्पन्न करेगा। तो देखो मैंने HCl को पानी में डिसोल्व किया है, पानी में, बीकर के अंदर पानी में डिसोल्व किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस आयन की सराउंडिंग में क्या होगा? पानी होगा। और पानी को कैसे लिखते हैं हम? एक्वस से, AQ, यानी कि इस H पॉजिटिव आयन की सराउंडिंग में उसके चारों तरफ क्या होगा? जल होगा। इसकी चारों तरफ भी क्या होगा? जल होगा। यानी उसके जलीय विलयन में दो तरह के आयन हमारे पास है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये एरो मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर जो HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो लिया है, ये पूर्ण रूप से सारा का सारा जल में घुलने के बाद पूरा का पूरा जो है पूर्ण रूप से जो है इसका विघटन हो गया है और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है। इस तरह से हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसको पानी में डालते हैं तो ये भी जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इस आयन के चारों तरफ वाटर होता है, जल होता है। और दूसरा आयन है हमारे पास सल्फेट आयन, एक्वस। एक्वस का मतलब जल, यानी इस आयन के चारों ओर भी क्या होगा? जल होगा। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2, तो हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अम्ल भी जो है जल में घुलने के बाद क्या उत्पन्न कर रहा है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है और पूर्ण रूप से विघटित हो रहा है। ऐसे अम्लों को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। आप एक और उदाहरण लीजिए, नाइट्रिक अम्ल। ये भी एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है। इसको अगर हम जल में घोलते हैं तो ये भी जो है H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है, साथ में ये नाइट्रेट आयन भी उत्पन्न करता है। ये तीनों क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल। इनमें H पॉजिटिव आयन की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है। ये पूर्ण रूप से जल के अंदर विघटित होकर के हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। दूसरा है हमारे पास दुर्बल अम्ल। दूसरा क्या है? दुर्बल अम्ल। ये वे अम्ल हैं जो जल में घुलने के बाद आंशिक रूप से ही विघटित होते हैं। यानी अगर हमने जल में अम्ल के 100 मॉलिक्यूल डाले, 100 अणु डाले, तो 100 के 100 अणु विघटित नहीं होंगे। उनमें से 50 भी हो सकते हैं, उनमें से 60 भी हो सकते हैं। यानी वो अम्ल आंशिक रूप से ही विघटित होगा, पूर्ण रूप से विघटित नहीं होगा। ऐसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी वे अम्ल जो जल में घुलने पर आंशिक रूप से विघटित होकर H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करेगा। ऐसे अम्ल को क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारे पास एसिटिक अम्ल, इथेनॉइक अम्ल भी बोलते हैं इसको हम। जब इसको जल के अंदर डालते हैं तो क्या है? हम ये 2 एरो लगाते हैं। इस 2 एरो का मतलब भी बताऊंगा, 2 तीर लगाए मैंने, इसका मतलब भी मैं बताऊंगा। तो क्या उत्पन्न करता है ये जल में घुलने के बाद? एसिटेट आयन, एसिटेट आयन उत्पन्न करता है और हाइड्रोजन आयन भी उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इसका मतलब अम्ल तो है ये, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से विघटित नहीं हो रहा है, आंशिक रूप से जो है ये विघटित हो रहा है, आंशिक रूप। ये जो मुझे एरो दिखा रहे हैं, यानी ये पहले वाला ऊपर वाला एरो मुझे दिखा रहा है कि ये जो एसिटिक अम्ल है
आयनीकरण हो गया है, ये आयन में टूट गया है। लेकिन ये एरो मुझे दिखा रहा है कि ये दोनों आयन मिलकर के दोबारा से एसिटिक अम्ल भी बना रहे हैं। यानी उस बीकर में हमारे पास कौन कौन से पदार्थ होंगे? जल, एसिटिक अम्ल, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, ये सारे के सारे उस बीकर के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि एसिटिक अम्ल के सारे मॉलिक्यूल आयनीकृत नहीं हुए हैं। ठीक है ना, ये पहले आयनीकृत हुआ, इनमें से कुछ आयन जो आपस में मिलकर के जो है दोबारा से एसिटिक अम्ल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। दूसरा है हमारे पास उदाहरण H2CO3 कार्बोनिक अम्ल को अगर हम वाटर में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास उत्पन्न होता है हाइड्रोजन आयन और प्लस कार्बोनेट आयन। ठीक है, लेकिन पहले ये इसमें टूटता है, लेकिन ये दोनों इनमें से कुछ आयन आपस में मिल करके दोबारा से किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कार्बोनिक अम्ल की फॉर्मेशन करते हैं। यानी यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल पूर्ण रूप से विघटित नहीं हुआ है, ये आंशिक रूप से विघटित हुआ है। ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षार। अक्षार किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, अम्लों का स्वाद तो खट्टा था, लेकिन अक्षारों का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कड़वा। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इस स्वाद में कैसे होते हैं? सॉरी, कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जैसे नहाते हुए कई बार साबुन हमारे मुंह में चली जाती है और फिर हमें उसका टेस्ट पता लग जाता है कि साबुन का टेस्ट कैसा है। कैसा टेस्ट आता है उसका? कड़वा टेस्ट आता है। यानी हम साबुन की प्रकृति बता सकते हैं कि साबुन की प्रकृति कैसी है। कैसी है प्रकृति उसकी? अक्षारीय प्रकृति है, तो इसका स्वाद कैसा है? कड़वा। कहता है ये लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं, ये जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि अम्ल तो नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं और अक्षार जो है लाल को नीले में बदल देते हैं। यहाँ कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं और ध्यान से देखिए। ये याद रखेंगे, अनिल की छलनी, अनिल की छलनी। ठीक है, ये याद रखें। ऐसे क्या होता है? अम्ल, ऐसे अम्ल नी से नीला, ल से लाल, इसे याद कर लेंगे ना। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, छह से हम मानते हैं अक्षार, अक्षार। ठीक है, अक्षार क्या करते हैं? ल से बनेगा लाल और नी से बनेगा नीला। ठीक है, नीला। अक्षार क्या करेंगे? लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देंगे। तो ये अनिल की छलनी याद रखनी है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कौन सा पदार्थ जो है लाल को नीले में बदलता है और नीले को लाल में बदलता है। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं। ये जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं।
इन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षार कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, अक्षार तो क्या उदाहरण देखिए, कौन कौन से अक्षार होते हैं हमारे पास। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे हैं, सभी के हम नाम लिखें, आप अपनी किताब में वहाँ ढूंढ करके आप इनके नाम लिख सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, अक्षार। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, अक्षार कहते हैं। जिस प्रकार से अमल दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से हमारे अक्षार भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार। अक्षार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा प्रबल अक्षार। ये वे अक्षार होते हैं, अपनी कॉपी में लिखेंगे साथ साथ, ये वे अक्षार होते हैं जो जल में घुलने पर पूर्णतः विघटित होकर OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। यानी जल में घुलने पर ये पूर्णतः विघटित होकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ऐसे अक्षार को प्रबल अक्षार कहते हैं। उदाहरण देखिए, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। जल में घुलने पर क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। इसी प्रकार पोटासियम हाइड्रोक्साइड अगर आप जल में घोलेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, K पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन। ये जो मैं A क्यों लिख रहा हूँ, A क्यों का मतलब क्या, जल, यानी किस आयन के चारों ओर क्या है, जल है, किस आयन के चारों ओर क्या जल है, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे प्रबल अक्षार है। ये तीर मुझे क्या बता रहा है कि ये पूरा का पूरा अक्षार, ये पूरा का पूरा अक्षार पूर्ण रूप से विघटित होकर OH नेगेटिव आयन उत्पन्न कर रहा है। दूसरा है हमारे पास दुर्बल अक्षार। ये वे अक्षार होते हैं जो जल में घुलने पर आंशिक रूप से विघटित होकर OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, लिख लेंगे आप। इसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल अक्षार कहते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप जल में घोलते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 OH नेगेटिव आयन, क्या दिया है, OH नेगेटिव आयन। तो अक्षार तो है लेकिन दुर्बल है, दुर्बल का हमें यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। यानी पहले आयनों में टूट रहा है, फिर आयन मिलकर के इसको बना रहे हैं, यानी इसकी जगह रियल में कुछ मात्रा इसकी होगी, जल की भी होगी, इन आयन्स की भी होगी, ठीक है, इसलिए दुर्बल क्षार है। आगे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक दुर्बल क्षार है। इसको अगर हम जल में घोलते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 OH नेगेटिव आयन जो है यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक दुर्बल क्षार है। जब इसको जल में घोलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बनता है अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। इसीलिए ये सारे क्या है हमारे पास दुर्बल अक्षार है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक बात का जिक्र किया था, अक्षार लिटमस, लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। तो लिटमस क्या है, लिटमस वो पदार्थ है जो हमें किसी पदार्थ की अम्लीय और अक्षारीय प्रकृति के बारे में बताता है कि ये पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है या अक्षारीय प्रकृति का है या फिर उदासीन है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अलग अलग तरह के सूचकों के बारे में बताएंगे जो किसी पदार्थ की अम्लीय प्रकृति, अक्षारीय प्रकृति और उदासीन प्रकृति के बारे में
बताते हैं। ठीक है बेटा, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके।